Good morning students, welcome back to my channel Maths and Physics by Mr. VL Maurya. That is you are studying lesson number 9 of physics, and today I will teach you laws of photoelectric emission, dual nature of light and matter waves. आज आप इन 3 पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे वीडियो नंबर 3 में। इस लेसन के 2 वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसी के आगे आज मैं शुरू कर रहा हूं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ये जो बच्चों है इसके बारे में वैसे तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं पॉइंट्स को इसमें एक साथ शामिल कर देना है। पॉइंट नंबर 1 है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी धातु से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किस पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? किसी भी धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, ये पॉइंट पीछे भी आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसके बाद आप क्या पढ़ चुके हैं वो भी आप जानते हैं, पीछे बता चुके हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है बच्चों? बता चुके हैं, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ना कि प्रकाश की तीव्रता पर। जितनी ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, क्योंकि यहाँ कार्यफलन में जो ऊर्जा व्यय होती है वो प्रत्येक धातु के लिए निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ जितनी एनर्जी बढ़ जाएगी E = h न्यू, h कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उतनी यहाँ पर एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ तो एक निश्चित मात्रा में ही एनर्जी लॉस होगी, तो टोटल जो एनर्जी बचेगी वो किस रूप में मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी। अर्थात ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो सीधा प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर। ठीक है, तो आवृत्ति के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, ना कि तीव्रता से। ठीक है, ना कि तीव्रता से। तीव्रता पर क्या निर्भर करती है? संख्या। और फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर क्या निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो ये 2 पॉइंट यहां से आप क्लियर किए। तीसरा पॉइंट भी आप पढ़ चुके हैं, बस उसको इस हेडलाइन में इन्वॉल्व कर देना है। वो आप पहली आवृत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि आपतित फोटॉन की आवृत्ति एक निश्चित आपतित प्रकाश की आवृत्ति यदि इस न्यूनतम ऊर्जा से कम होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होता, और इस न्यूनतम आवृत्ति को आप क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होता। चौथा पॉइंट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अभी नहीं बताया गया है। वो ये है कि किसी भी धातु पर आपतित गामा फोटॉन, या आप कहें आपतित गामा फोटॉन या आपतित प्रकाश, वह इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई ड्यूरेशन इसके बीच में नहीं होता। जैसे ही यहाँ पर ये गामा फोटॉन इंसिडेंट होगा, आपतित होगा, तुरंत ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये जो सोलर पैनल है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पर ही आधारित है। सोलर पैनल पे ये डायरेक्ट आप इससे जो वायर 2 निकले हैं इससे फैन को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है तुरंत फैन का चलना चलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही अगर बादल आ जाते हैं तो सनलाइट का यहाँ आना बंद हो जाता है, तुरंत ही फैन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है या बंद होने लगता है। या आप अचानक इस पैनल पर भीगी हुई टॉवल डाल दीजिए, तो भीगी हुई टॉवल डालने में पैनल अचानक ठंडा हो जाएगा और लाइट रेज का आना भी बंद हो जाएगा, तो तुरंत ये फैन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अर्थात जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना बंद हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन भी बंद हुआ, और जैसे टॉवल को आपने हटाया इलेक्ट्रॉनों का आना शुरू हो गया, तुरंत फिर फैन चलने लगा, अर्थात तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो गया। तो अर्थात यहाँ पर आपतित फोटॉन
और आपतित गामा फोटॉन और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, ये कहता है आपका चौथा पॉइंट। तो इस प्रकार से ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के आपने 4 नियम पढ़े। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखिए बच्चों, पिछले लेसन्स में आपको मैं बता चुका हूँ, हाइजेंस लेसन में आपको मैंने बताया है कि प्रकाश के बारे में पहले से ही 2 मत प्रस्तुत हैं, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत और न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो वैज्ञानिकों के बीच एक भ्रम था कि प्रकाश को क्या माना जाए, प्रकाश को तरंग रूपी माना जाए या कणिका के रूप में इसको माना जाए। देखिए, प्रकाश कुछ घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत पर की गई, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन। इन सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे की गई, अर्थात हाइजेंस का तरंग सिद्धांत इनमें सक्सेस रहा। किंतु कुछ घटनाएं हैं जैसे कि रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये 3 घटनाएं ऐसी हैं जिनकी व्याख्या प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर की गई, अर्थात हाइजेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो इन तीनों की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, तो अब प्रकाश को माना फिर क्या जाए, प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है या तरंगों के रूप में चलता है, ये एक भ्रम सदैव बना रहा। और इस भ्रम को दूर करने के लिए आज वैज्ञानिक जो है वो है लुईस डी ब्रोगली। ये एक साइंटिस्ट है, लगभग सन 1900 के आसपास की घटना है। लुईस डी ब्रोगली जो है, इन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को प्रस्तुत किया और ये विवादित तथ्य कि प्रकाश कणिका रूपी है या तरंग रूपी है, इसको समाप्त किया। तो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया, देखो हाइजेंस ने भी यही बताया था कि प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से जब निकलता है तो उसके चारों ओर जो माध्यम के कण होते हैं ये कंपन करने लगते हैं। उन्होंने भी कणों का सहारा ही लिया था। ये कण कंपन करने लगते हैं और इनके द्वारा प्रकाश आगे की ओर संचरित होता है। तो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से जब निकलता है तो ये जो कण कंपन करने लगते हैं, इन कणों की जो चाल होती है, इनकी जो गति होती है वो तरंग रूपी होती है। इनकी गति आगे की ओर कैसी होती है, तरंग रूपी होती है। अर्थात कण जो है, ये जो द्रव्य कण है वायुमंडल में, यही तो तरंग के रूप में संचरित हो रहे हैं। तो कण और तरंग सिद्धांत अलग अलग कहाँ है, ये तो एक ही है। तो लुईस डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जब प्रकाश किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलता है तो माध्यम में जो द्रव्य कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं और उनकी जो चलने की प्रकृति होती है वो तरंग रूपी होती है। ठीक है, अर्थात इस प्रकृति को लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति की संज्ञा दी। अर्थात प्रकाश में डबल नेचर होती है, डुअल नेचर होती है प्रकाश में, कि वो कणिका के रूप में, कणिकाओं के रूप में और तरंगों के रूप में। आप एक साथ कह सकते हैं कि प्रकाश में कण प्रवृत्ति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है, जिसे लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति की संज्ञा दी। अर्थात कण जो होते हैं वही तरंग के रूप में चलते हैं, अर्थात दोनों प्रकृति एक साथ उसमें होती हैं। किसी घटना की व्याख्या कणों के रूप में की गई और किसी घटना की व्याख्या तरंगों के रूप में की गई। तो इस प्रकार लुईस डी ब्रोगली की इस परिकल्पना ने इस भ्रम को दूर कर दिया कि तरंग प्रवृत्ति अलग है, प्रकाश की कण प्रवृत्ति अलग है, दोनों का एकीकरण कर दिया। अब आगे आप पढ़ेंगे प्रकाश तरंग, द्रव्य तरंगे क्या होती है, मैटर वेव्स क्या होती हैं। देखिए लुईस डी ब्रोगली ने बताया कि ये जो द्रव्य कण होते हैं ये तरंगों के रूप में चलते हैं और इन द्रव्य कणों की जो तरंगे होती हैं इन्हीं को कहते हैं द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये माध्यम के जो द्रव्य कण होते हैं इनकी गति तरंग के रूप में होती है। इस प्रकार द्रव्य कणों की तरंग को ही द्रव्य तरंगे या इनको हम डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर पूछा था द्रव्य तरंगों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, लुईस डी ब्रोगली ने। इनको द्रव्य तरंगे भी कहते हैं और इन्हीं को दूसरा नाम क्या है, डी ब्रोगली तरंग भी है। अब इसी में पॉइंट आप पढ़ लीजिए, डी ब्रोगली आवृत्ति। डी ब्रोगली आवृत्ति, देखिए डी ब्रोगली आवृत्ति क्या होती है। ये डी ब्रोगली तरंगे हैं, डी ब्रोगली तरंगों की आवृत्ति को ही डी ब्रोगली आवृत्ति कहते हैं। बस ये जो द्रव्य कणों की तरंगे हैं
इनकी आवृत्ति को ही क्या कहते हैं, डी ब्रोगली आवृत्ति कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अर्थात द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य को ही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अर्थात ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली आवृत्ति सभी किससे संबंधित है, द्रव्य तरंगों से। जब ये तरंगे हैं आवृत्ति होगी, तरंगदैर्घ्य होगी, इनकी आवृत्ति को डी ब्रोगली आवृत्ति, उनकी तरंगों को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपका शायद लास्ट वीडियो होगा, उसमें लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। आप इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करना शुरू करें। आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं मैक्सिमम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण पर आधारित है, तो आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। और अगला वीडियो जब तक मैं प्रस्तुत करूं उससे पहले ही आप अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास भेज दें। ओके, थैंक यू।